हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। हम लोग चूँकि एग्ज़ाम अब करीब है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे यूपीपीसीएल टेस्ट 2 के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आगामी इधर उधर जितने भी पिछले 6 महीने में जितने भी क्वेश्चन ट्राई किए गए हैं या मार्केट में पूछे गए हैं, हम उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज़ ज़रूर देखना, तुमको हेल्प मिलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं या फिर ये क्वेश्चन दिया है तो अब ये गलत होगा कि नहीं हमसे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, थ्योरी चाहे जितना पढ़ लो, जब तक एमसीक्यू नहीं लगाओगे तुमको, जो कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं क्या करे क्या ना करे वाले में, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन को कंटिन्यू देखते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। सही है, तो सेशन ध्यान से देखना। सेशन पसंद आए बाबू तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रॉकहंसन के अनुसार ऑसिलेशन हेतु लूप गेन का मान होना चाहिए। तुमको पता है ब्रॉकहंसन क्राइटेरिया एक दिया गया था जिसमें अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 दिया गया था। ये क्या है, हमारा एम्पलीफिकेशन गेन था। ठीक है, ये हमारा क्या होता था, ए का जो मान होता था वो एम्पलीफिकेशन गेन होता था ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा एम्पलीफिकेशन गेन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम्पलीफिकेशन गेन हो जाता था। और ये बीटा जो होता था वो हमारी क्या होती थी, फीडबैक होती थी। ठीक है, ये दोनों मान दिए रहते थे और अगर इसका मान 1 के बराबर करते थे तो ब्रॉकहंसन क्राइटेरिया कहलाता था। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो मान होगा हमारा किसके बराबर होगा, हमेशा ए के बराबर होना चाहिए। किसके, ए के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही हो जाएगा क्वेश्चन, यानी आंसर क्या होना चाहिए 1 और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि बीजीटी में सबसे अधिक डोपिंग वाला क्षेत्र कौन सा होता है। यानी बीजीटी बनाते हैं, बीजीटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसमें क्या होते हैं, तो जिसमें हमारे 3 लेयर होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, जिसमें से एक होता है एमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, सबसे अधिक जो डोपिंग होती है वो हमारी किसकी होती है, एमीटर की होती है, फिर उसके बाद किसकी होती है, कलेक्टर की होती है, और सबसे कम मतलब ना के बराबर देखें तो बेस की डोपिंग होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे तगड़ी डोपिंग होती है वो हमारी किसकी होती है, एमीटर की होती है। ठीक है, डोपिंग वाला क्षेत्र कौन होता है, एमीटर होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। और मध्यम डोपिंग वाला क्षेत्र किसका होता है, तो कलेक्टर का होता है, और सबसे निम्न वाला बेस का होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे मेरा सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एमीटर। ठीक है, अच्छा ये प्रॉब्लम कर रहा है तो क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं। सही है सर, आई होप अब दिख रहा होगा। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो एमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला कि तापमान घटाने पर सुपर चालकों का प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, तो ताप घटाने पर सुपर चालकों का प्रतिरोध जो होता है, एक तरीके से कहें सुपर चालक मतलब आइडियल केस होता है, यानी उस पर एक तरीके से कहें तो तापमान का प्रभाव निम्न से निम्न पड़ता है। ठीक है, तो हैं तो चालक ही। ठीक है, तो चालक हैं तो क्या होगा, बढ़ता ही है। तापमान घटने पर चालकों का प्रतिरोध भी क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, यानी घट जाता है। ठीक है, क्या होता है, घट जाता है। तो तापमान घटने पर सुपर चालकों का प्रतिरोध घटता है, यानी घट जाता है। सही है, क्योंकि है तो चालक, यानी PTC वाली ही कहानी होगी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांजिस्टर का बीटा का मान क्या दिया है, बीटा का मान कितना दिया है, 49 दिया हुआ है। तो इसमें अल्फ़ा का मान कितना होगा ये बताओ। तो हमको पता है कि अल्फ़ा बराबर है, अल्फ़ा किस में होता है सर, अल्फ़ा हमारा होता है करंट गेन, जो कि हमारा किस में प्रयोग किया जाता है सर, ये हमारा प्रयोग किया जाता है कॉमन बेस में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है, कॉमन बेस में प्रयोग किया जाता है। तो कॉमन बेस में प्रयोग करने का मतलब IC/IE हो जाएगा। और इसको लिखना चाहें तो अल्फ़ा बराबर क्या लिख सकते हैं सर, अल्फ़ा बराबर लिख सकते हैं बीटा/1 प्लस बीटा, लिखे हुए दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पूछा था, बीटा बराबर अल्फ़ा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको वैल्यू रखते हैं, तो हमारा क्या आ रहा था, बी टी की वैल्यू दी हुई थी 49, तो 49/1 + 49, तो हमारा समथिंग कितना निकल के आएगा, तो सर ये हमारा निकल के आएगा 49/50। सही है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग कितना आएगा, 0.98 आएगा। कितना आएगा, 0.98 आएगा। सॉल्व करके देख लेना, तो हमारा सही आंसर 0.98 यहाँ पे एग्जैक्ट सही हो जाएगा। सही है, 0.98 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल आना चाहिए, न्यूमेरिकल तो पूछेगा। एडमिटेंस, एडमिटेंस किस राशि का व्युत्क्रम है, यानी एडमिटेंस मतलब ये बात कर रहा है किसकी, सर ये तो बात हो रही है हमारी y की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, हमारे y की। तो y बराबर होता है 1/z होता है, सबको पता है। यानी एडमिटेंस की इकाई क्या होती है, महो होती है, और इम्पीडेंस की इकाई ओम होती है। तो हमको उल्टा महो ही होगा, तो ये महो हो जाएगी। तो किसका उल्टा है, सर ये हमारा जो उल्टा है, ये हमारा उल्टा है z का। किसका है, z यानी इम्पीडेंस का है। रिएक्टेंस किसका उल्टा है, तो ससेप्टेंस का है। इंडक्टेंस किसका है, नॉर्मल है, कैपेसिटेंस नॉर्मल। ठीक है, कैपेसिटेंस का उल्टा इलास्टेंस हो जाता है। सही है। तो इम्पीडेंस किसका उल्टा है, तो सर ये हमारा एडमिटेंस का उल्टा है। यानी एडमिटेंस किसकी व्युत्क्रम राशि है, तो ये हमारी इम्पीडेंस की है, जो कि जेड से दिखाते हैं। तो जेड बराबर हो जाता है हमारा 1/y। इसको याद रखना है, ये भी अधिकतर पूछा जाता है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए तुम्हारे इन्हीं आगामी 6 महीनों के क्वेश्चनों में। ठीक है, पेपरों में जो आयोग द्वारा लिए गए। E बराबर 100 sin 628t है, तो इसका शिखर मान और फ्रिक्वेंसी ज्ञात करें। शिखर मान तो वही होता है, हमको पता है, एक चीज़ लिखे थे कि सर होता है V बराबर Vm sin ωt, यही होता है। तो ये जो Vm का मान, इसकी तुलना करोगे तो तुम्हारा कितना निकल के आ रहा है, 100 निकल के आ रहा है। यानी Vm का मान तो हमारा 100 हो गया। अब sin ωt की बात करें तो sin ωt यानी ओमेगा की वैल्यू कितनी, देखो t से t कट जा रहा है, यहाँ पे अगर मैच कराओगे तो t से t कट जा रहा है, sin से sin, मगर ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल के चली आ रही है, 628 निकल के चली आ रही है। ठीक है, तो जब 628 निकल के चली आ रही है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 628 मतलब 2πf = 628। 2 और पाई के गुणा करूँगा तो 6.28 आएगा, गुणे f बराबर 628। और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारी f की वैल्यू लगभग कितनी निकल के आएगी, 100 हर्ट्ज निकल के आएगी। यानी 100 वोल्ट 100 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की स्लिप कितनी है, तो स्लिप हमारी है 4% सर। ठीक है, 4% स्लिप है तो रोटर की गति कितनी होगी, तुमको पता है 6 पोल अगर 50 हर्ट्ज है तो कितनी होती है, 1000 होती है ना, क्योंकि NS बराबर 120, फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 है, और पोल कितनी है 6, तो इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इसको करोगे तो 1000 आ जाएगा। तो 1000 का 4% निकालो तो हमारा हो जाएगा सर 40, यानी 40% की स्लिप निकल, यानी विचलन निकल के आ रही है। तो 1000 में से 40 घटा दो तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 960 RPM। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान रेटिंग पर नो लोड के समय प्रेरण मोटर की अपेक्षा ट्रांसफार्मर की धारा क्या होती है, तो हमको पता है कि इंडक्शन मोटर की नो लोड करंट कितनी होती है, लगभग 30 से 40% तक भी होती है। कितनी होती है, ये इंडक्शन मोटर की कहानी 30 से 40% तक होती है, मगर ये ट्रांसफार्मर की बात करें तो मुश्किल से 2 से 5% होती है। तो क्या होती है, ट्रांसफार्मर की धारा इंडक्शन मोटर की अपेक्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। इसको बोल सकते हैं सर क्या होती है, बहुत कम होती है। क्या होती है, बहुत कम धारा होती है। सही है। चलो अगला, एक ट्रांसफार्मर में क्या ज्ञात करने के लिए नो लोड किया जाता है, तुमको पता है कि क्या ज्ञात करने के लिए नो लोड टेस्ट किया जाता है। तो नो लोड टेस्ट करने के लिए 2 चीज़ होती हैं, एक होता है सर आयरन लॉस पता करते हैं, दूसरा चुंबकन धारा। क्या चीज़, चुंबकन धारा के लिए भी नो लोड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चुंबकन धारा भी किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा सर, हमारा चुंबकन धारा सही हो जाएगा। ठीक है। चलो
नो लोड करने के लिए क्या करते हैं, तो नो लोड करने के लिए जो हाई वोल्टेज साइड है HV साइड उसको ओपन करते हैं और जो लो वोल्टेज साइड है उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। सही है, तो इसको याद रखना है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन आगे। एक पीटी में किस प्रकार की कपलिंग होती है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की कपलिंग होती है। तो सबके पता है कि अगर ट्रांसफार्मर है तो कपलिंग एक ही प्रकार की होगी, ऑटो ट्रांसफार्मर को छोड़ के। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रांसफार्मर सब में एक ही कपलिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं सर, हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग। क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैद्युत चुंबकीय कपलिंग होती है। ऑटो में क्या होता है, वैद्युत के साथ साथ इलेक्ट्रिकल भी होता है ना, वैद्युत के साथ साथ चुंबकीय भी होता है, मगर और इसके अलावा बाकी जितने भी होते हैं सब में क्या होती है, केवल चुंबकीय होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राशि में वृद्धि से कैपेसिटी परिपथ की धारा में वृद्धि होती है। यानी इनमें से क्या बढ़ाएं कि हमारी जो कैपेसिटी परिपथ है उसमें धारा की वृद्धि हो। यानी हमको पता है कि सर इसमें अगर हमको आई का मान बढ़ाना है तो XC का मान क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, XC का मान घटाना पड़ेगा। और XC का मान घटाने के लिए हमको F का मान बढ़ाना पड़ेगा। तो किस में वृद्धि करेंगे, सर हमारी वृद्धि होगी फ्रिक्वेंसी में होगी। सही है, तो ये सब रिलेशन याद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंडक्टिव अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स लाइन सुपर कंडक्टर के बाहर किसके अनुसार निकलती है। तो इसको बोलते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि ये कहानी होती है कि अगर कोई सुपर कंडक्टर इसमें चुंबक है तो इसकी धारा ऐसे बाहर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ होकर विचलित होकर चली जाती है। तो इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं सर मिजनर इफेक्ट। एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने इसका प्रभाव दिया था, मिजनर प्रभाव बोला गया था उसको। ठीक है, फराडे पता ही है n/dt, क्यूरी पता ही है वह ताप जिसपे फलाना डैम का नाम होता है, फेरो डैम बदल जाता है, और मैक्सवेल प्रभाव तो जानती है। तो ये फ्लक्स की इकाई होती है मैक्सवेल। तो यहाँ पे हमारा मैक्सवेल प्रभाव सही आंसर हो जाएगा। हाँ, ओपन कॉइल में क्या होता है, सबको पता है कि सर ओपन कॉइल में केवल एक चीज़ होती है, I का मान 0, V का मान I का मान 0, V का मान अनंत, R का मान अनंत और G का मान 0। सही है, तो इसमें बोल सकते हैं कि प्रतिरोध का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, और इंडक्टेंस क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि सही है। सही है ना। चलो अगला देखते हैं। पी टाइप में सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल निम्न में से किसके समीप होता है। देखो समझने वाली बात है, एक होती है VB, एक होती है CB। ठीक है, VB हो गई, CB हो गई। अब तुमको पता है कि जो P टाइप होती है उसमें क्या होती है, ट्राइवेलेंट मिलाते हैं 3 संयोजी, और ट्राई संयोजी में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो अच्छा चालक नहीं कहलाएगा, तो वो जो होगा हमारी वैलेंस बैंड के करीब क्या होगा, लटका मिलेगा तुमको। किसके करीब, वैलेंस बैंड के लटका करीब मिलेगा। और अगर ये N टाइप होता है तो N टाइप में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, तो वो किसकी तरफ लटका मिलता है, कंडक्शन बैंड में मिलता है। ठीक है, और यही अगर इंट्रिंसिक होता है, ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब शुद्ध जब होता तो शुद्ध होता तो ये बीच में एकदम होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल बोलते हैं। सही है, तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। तो क्या बोल सकते हैं, सर ये हमारा P टाइप है तो वैलेंस बैंड के शीर्ष पर होगा। कहाँ होगा, वैलेंस बैंड के शीर्ष पे होगा, ऑप्शन नंबर A। यानी कहाँ होगा, यहीं पे कहीं ऊपर होगा। सही है ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिश्र धातु के अशुद्धि मिलाने पे अवशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है। तुमको पता है कि मिश्र धातु मिलाने से जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, और उसकी जो चालकता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि होती क्या एक्चुअली किस कहें तो डोपिंग मिलाने से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको,
कि सर मिश्र धातु मिलाने से इसकी अवशिष्ट प्रतिरोधकता घटती है। सही है, चलो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होता है क्या? जब ग्राउंड स्टेट है तो ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल चल रहा है, उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही है। तो जब कोई भी हलचल नहीं हो रही है तो वो नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब जीरो एनर्जी लेवल पर है। क्या है सर? जीरो एनर्जी लेवल पे, उसमें कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, जब ग्राउंड स्टेट पे होता है तब उसमें कोई एनर्जी नहीं, मतलब कोई भी हलचल नहीं हो रहा है, कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? उसमें एनर्जी भी नहीं होगी, तो जीरो एनर्जी लेवल पे होता है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेलीफोन प्रणालियों में लोड किस इकाई में मापी जाती है? टेलीफोन प्रणालियों में लोड किस इकाई में मापी जाती है? डेसिबल, वॉट, बेल्स या अर्लेंग? ठीक है, तो डेसिबल तो होगा नहीं, क्योंकि डेसिबल क्या होती है? एक तरीके से कहें तो साउंड की जो लाउडनेस है उसमें मापी जाती है। वॉट तो पावर की होती है। अब ये बेल्स और अर्लेंग्स में से कौन सा होगा? इसको जब तुम सर्च मारोगे तो तुमको पता चलेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए क्या है? होमवर्क है। ठीक है, इसको जरूर बता देना कि सर कौन सी होगी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? सही है ना, बेल्स होगा कि अर्लेंग्स होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसमिशन का लाइन का अधिकतम वोल्टेज 4 वोल्ट है और न्यूनतम वोल्टेज 2 वोल्ट है। तो इसमें वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होगा? तो हमारा होता है क्या? मिनिमम अपॉन मैक्सिमम वोल्टेज होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स 0.5 वोल्ट के करीब आएगा तुम्हारा। ठीक है, 0.5 वोल्ट ही आएगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोक इनपुट फिल्टर परिपथ कैसा होता है? चोक इनपुट फिल्टर जो होता है वो कैसा होता है? एवरेज डिटेक्टर, पीक डिटेक्टर, जीरो डिटेक्टर या आरएमएस डिटेक्टर? तो ये हमारा होता है सर आरएमएस डिटेक्टर होता है। ठीक है, क्या होता है? आरएमएस डिटेक्टर होता है। चलो अगला, निम्न में से कौन इसकी ओम नहीं है? इकाई ओम नहीं। निम्न में से किसकी इकाई ओम नहीं है? ठीक है, तुमको बताना है निम्न में से किसकी इकाई ओम नहीं। इम्पीडेंस, रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस या उसकी रिएक्टेंस? तो देखो, इम्पीडेंस यानी जेड, इसकी भी इकाई ओम होती है। रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, इसकी भी इकाई ओम होती है। रिएक्टेंस यानी जो एक्स होती है, इसकी भी इकाई ओम होती है। मगर जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस की इकाई हमारी क्या होती है? हेनरी होती है। क्या होती है? हेनरी होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो बाबू इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या हो जाएगा? चोक इनपुट फिल्टर परिपथ होता है। ठीक है, अच्छा, चोक इनपुट फिल्टर है ना। चलो, तो इनपुट फिल्टर जो होता है आरएमएस पे नहीं, देखो सॉरी ये गलत हो गया था, एवरेज डिटेक्टर पे काम करता है, यानी जो औसत मान होता है उस पर डिटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि चोक जो होता है इनपुट होता है डीसी के लिए काम करते हैं। जो फिल्टर होता है रिपल फैक्टर में प्रयोग करते हैं ना, चोक इनपुट फिल्टर फलाना ढमका। तो ये क्या होता है हमारे? अच्छा, एवरेज वैल्यू क्या होती है हमारी? तो कुछ और नहीं, प्रेजेंट डीसी वैल्यू होती है ना एसी में। तो इसको हम अपने काम करता है तो हमेशा क्या करेगा? एवरेज डिटेक्ट करेगा, ना कि आरएमएस। ठीक है, चलो, और ये वाला तो 0.25 हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम बटे मिनिमम होता है, तो मैक्सिमम बटे मिनिमम, तो मैक्सिमम दिया है 2, मिनिमम दिया है 4। मैक्सिमम दिया है 2, मिनिमम दिया है 4, सॉरी मैक्सिमम दिया है 4, मिनिमम दिया है 2, तो कितना हो जाएगा हमारा? 2 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, और इसका आंसर जरूर बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा 17 वाला होमवर्क में। चलो, आई होप सेशन पसंद आया होगा बाबू। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।